बड़ी खबर है पंजाब से, जहां पर लुधियाना में बठिंडा में श्रम विभाग की रेड की जानकारी है। होटल्स दुकानों पर भी श्रम विभाग के छापे। पंजाब में 99 बाल मजदूर को छुड़ाया गया है। अलग अलग फैक्ट्रीज पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बाल मजदूर जो कि पूरी तरीके से आपराधिक है, और इससे पहले भी आपने देखा कि इसको लेकर के कैसे जागरूकता फैलाई जाती है, कैसे सचेत किया जाता है, लेकिन बावजूद बाल मजदूरी रुकने का नाम नहीं ले रही। और सबसे बड़ी बात है कि वैसे जगहों पर जो होटल्स हैं, जहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं जहाँ पर छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। और ऐसे ही श्रम विभाग को जानकारी मिली, जिसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग पहुँचे, टीम बाकायदा पहुँचती है। कई जगहों पर बच्चों को मुक्त कराया गया है। उसके बाद इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी वो देखना होगा। लेकिन आपको बताते चले कि पंजाब में लुधियाना में अलग अलग होटल्स में, दुकानों में दबिश दी गई है। बच्चों को छुड़ाया गया है जहां पर बच्चे काम कर रहे थे, क्योंकि ये सरासर गलत है। और इसको लेकर के लगातार ऐसे अभियान देश के अलग अलग हिस्सों में पहले भी देखने को मिलते रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। टी20 विश्व कप से जुड़ी हुई भारत ने शानदार मैच कल जीता। यूएसए को 7 विकेट से हराया। अमेरिका के खिलाफ सूर्या की 50, अर्शदीप को मिले 4 विकेट और 4 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच अर्शदीप बने। भारत वर्ल्ड कप के सुपर 8 में अब पहुंच चुका है। तो 10 गेंद शेष रहते जीत, ये बड़ी जीत मिली है। सूर्य कुमार ने 49 गेंदों में 50 रन की नाबाद पारी खेली है। तो भारत अब सुपर 8 में जा पहुंचा है। अमेरिका को 7 विकेट से हराया है। अर्शदीप और सूर्य कुमार बने हैं कल के मैच के नायक। तो ये बड़ी जानकारी है मैच से जुड़ी हुई। भारत को ये जीत कड़ी मशक्कत के बाद मिली है। अमेरिकी गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी कर भारत को 111 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगवाया। सूर्य कुमार यादव 50 और शिवम दुबे 31 के बीच में चौथे विकेट के लिए 65 गेंदों में निभाई गई 67 रन की अटूट साझेदारी रही, जिसने भारत को जीत दिलाई। हालांकि ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी। विराट कोहली शून्य पर आउट हो गए। इसके अलावा आपने देखा कि कैसे रोहित शर्मा का बल्ला भी नहीं चला, जो कि 3 रन बना करके आउट हो गए। लेकिन गेंदबाजों ने बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभाई। हालांकि बाद में जब सूर्य कुमार यादव आते हैं तो नाबाद उन्होंने रन बनाया। 50 रन उन्होंने खेला 49 बॉल पर, और उसके बाद उन्होंने जीत दिलाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वर्ल्ड कप में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। पहले आयरलैंड को हराया और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को पस्त किया, और अब भारत ने अमेरिका को भी हरा दिया है। और इसी खबर को अखबारों ने भी जगह दी है, और तमाम अखबारों में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी हेडलाइन है। अगर इस वक्त हम बात करें नव भारत की, तो नव भारत ने जो हेडलाइन लिखी है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो आपको लगातार बता रहे कि भारत टी20 में सुपर 8 में पहुंच चुका है। अमेरिका के खिलाफ सूर्या की 50 यहां पर रही। इसके अलावा शिवम दुबे ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया। 35 बॉल पर 31 रन बनाए हैं। लेकिन अखबारों की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि नव भारत ने हेडलाइन दी है। और नव भारत ने हेडलाइन जो दी है उसमें लिखा है कि H1B पर भारी पड़ा आधार, भारत की सुपर 8 में एंट्री। और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका में जो वीज़ा का सिस्टम है, वैसे जो प्रवासी हैं जो वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, उनको H1 वीज़ा दिया जाता है। भारत में आधार है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर हेडलाइन है। और ये भी कहा गया है कि अमेरिका के जो प्लेइंग 11 में प्लेयर्स थे, उसमें से अधिकांश ऐसे थे जो कि भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें नीतीश कुमार, हरमीत सिंह, जसदीप सिंह और सौरभ नेत्रवलकर थे। यानी कि इंडिया वर्सेस मिनी इंडिया का ये पूरा मुकाबला हुआ, जिसमें आधार ने बाजी मार ली और H1B को यहाँ पर शिकस्त झेलनी पड़ी। आपके पेपर में क्या है हेडलाइन? भारत सुपर 8 में अमेरिका को 7 विकेट से हराया गया, ये हेडलाइन। और लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। रंजना, बिल्कुल, देखिए मैन ऑफ द मैच अर्शदीप का ये प्रदर्शन टी20 विश्व कप में किसी भारतीय का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। और कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं फटाफट बताती हूँ। और इससे पहले ये कीर्तिमान रविचंद्रन अश्विन के नाम था, जिन्होंने 2014 में मीरपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 रन पर 4 विकेट लिए थे। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए और अक्षर पटेल को एक सफलता मिली। मैच के पहले ओवर में 2 विकेट लेने का कीर्तिमान तीसरी बार बना। और इससे पहले नामीबिया के रुबेन ने ओमान के खिलाफ और फजल हक फारूकी ने युगांडा के खिलाफ ऐसा किया था। और टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक के बाद ये 6 अंक के साथ भारत सुपर 8 में पहुंच गया है। और देखिए 5 रन पेनल्टी के भारत को मिले। पहली बार पारी में 3 बार ओवर के बीच 1 मिनट से ज़्यादा समय लेने के कारण पेनल्टी के खाने वाली पहली
टीम बनी है अमेरिका। और क्योंकि इस वक्त दैनिक जागरण में यही हेडलाइन दी गई है कि भारतीय टीम ने दी है सुपर 8 में दस्तक, और ऐसे में भारत ने T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मैच में अमेरिका को 7 विकेट से हराकर लगातार तीसरी जीत के साथ सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भले ही कर लिया हो, लेकिन इस जीत पर इतराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका को हराने में उसे पसीने बहाने पड़े। बिल्कुल, और मुझे बहुत लगता है कि interesting क्रिकेट में ऐसा ही होता है। क्रिकेट में आखिरी बॉल का इंतजार रहता है और मुकाबला बदल जाता है। कुछ ऐसा पाकिस्तान के साथ भी हुआ और कुछ ऐसा अमेरिका के साथ हुआ, लेकिन कुछ बड़ी बातें जो कि जानना ज़रूरी है। 7वें प्लेयर बने हार्दिक पांड्या, T20 वर्ल्ड कप में 20+ विकेट और 200+ रन बनाने वाले। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं। जश्न का माहौल भी क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। इसके अलावा तीसरा मौका है जब रविंद्र जडेजा ने किसी T20 इंटरनेशनल मैच में एक भी ओवर नहीं डाला, जिसका जिक्र कर रही थी रंजना। इसके अलावा पहली बार इस साल के T20 वर्ल्ड कप में USA के बल्लेबाज आरोन जोन्स आउट हुए हैं। जोन्स ने 3 मैचेस में 141 रन के औसत से 141 रन बनाए हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 विकेट झटके अर्शदीप सिंह ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर, जो T20 इंटरनेशनल में उनका सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन है, वो इस फॉर्मेट में अब तक 69 विकेट ले चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की भी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी पूरे टूर्नामेंट में। उसने भी 2 मैचेस में जीत हासिल की, लेकिन अब भारत ने बाजी मार ली और भारत ने जगह बना ली है यहाँ पर सुपर 8 में। और देखिए, जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद तमाम जो फैंस हैं उनमें जश्न का माहौल। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मोदी 3.0 इंडिया 3.0, यानी कि भारत ने जो 3 यहाँ पर मैच बैक टू बैक जीते हैं उसका भी जिक्र है। और छोटे छोटे बच्चे जो कि इसको लेकर के यहाँ पर पटाखे जलाते हुए नजर आए, डांस करते हुए नजर आए, और यही खेल भावना भी। और हमने देखा है कि हमारे देश में तो लोगों के रग रग में क्रिकेट बहता है, तो जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो शानदार तरीके से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। पलक, चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें हम आपको दिखाएंगे। मई में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.75% हुई है। ये 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। जुलाई 2023 में 4.44% थी। 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची है महंगाई। मई महीने में खुदरा महंगाई दर 4.75% रही। इससे पहले 4.83% थी खुदरा महंगाई दर। सब्जी, मसाले, कपड़ों की कीमतों में कमी आई है। तो अगर हम बात करें पिछले कुछ महीनों की इस फीसदी की खुदरा महंगाई की, तो काफी कम हुई है। 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंची है 4.75%, जो कि जुलाई में 4.44% थी। बढ़ते खबरों में आगे और शेयर बाजार का जिक्र कर लेते हैं। शेयर बाजार में तेजी जो है वो जारी है और सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई पर बंद हुए हैं। 149 अंकों की बढ़त के साथ 76,606 के साथ सेंसेक्स, और तो निफ्टी की अगर बात करें तो 58 अंक चढ़कर 23,322 पर बंद हुआ। आगे बढ़ते हैं, ज्वेलरी मार्केट की बात करेंगे। 3 हफ्तों में सोना 3.5% सस्ता हुआ है। ज्वेलरी की डिमांड में 10 से 15% तक इजाफा आया है, और ऐसे में 22 दिन में 2,413 रुपये नीचे आया है जेवराती सोना। आप देखिए, ये गुड न्यूज़ है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो सोना खरीदना चाहते हैं। बीच में तो सोने के दाम आसमान छू रहे थे, हर दिन सोने के दाम में इजाफा हो रहा था, लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि अगर सोने के दाम गिर रहे हैं तो इससे जाहिर सी बात है इजाफा आएगा। और ऐसे आया, कहा गया है कि 15 से 20 से 30% ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से डिमांड आई है। 10 से 15% ज्वेलरी की डिमांड में इजाफा हुआ है, क्योंकि सस्ता सोना हुआ है। 3 हफ्तों में 3.5% सस्ता सोना हुआ है, तो जाहिर सी बात है हर किसी की कोशिश होती है कि सोना जल्द से जल्द सस्ते में लिया जाए, उसको संभाल के रखा जाए, क्योंकि आगे जब उसके दाम बढ़ेंगे तो एक अच्छी खासी कीमत मिल जाती है सोने की। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो लोग सोने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं। एक तरफ तो क्योंकि महिलाओं को सोना पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और दूसरी तरफ ये माना जाता है कि अगर आप मुश्किल परिस्थितियों में है तो वो सोना आपके काम भी आता है। आप उसको देकर ज्वेलर को पैसे ले सकते हैं, जिससे आपकी परेशानी कम हो सकती है। लेकिन अभी गुड न्यूज़ ये है कि लगातार 3 हफ्तों में सोने के दाम में गिरावट आई है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्वेलरी उसे खरीद रहे हैं। तो अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि सोने के जो रेट हैं वो भी कम हुए हैं। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बढ़त भी हुई थी, जिसमें लोगों को अगर सोना खरीदना था तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। लेकिन 3 हफ्तों में सोने के जो रेट्स हैं वो कट आउट हुए हैं, वो कम हुए हैं। 22 दिन में 2,413 रुपये नीचे आया सोना का भाव। ज्वेलरी की डिमांड में 10 से 15% तक इजाफा हुआ। इसके अलावा एक और अहम खबर जिसका जिक्र अखबारों में है, बदलाव की बात है, क्योंकि जीवन साथी को 60% पेंशन दे सकते हैं। एनपीएस में बेसिक सैलरी की 50% पेंशन प्रस्तावित है। एनपीएस के तहत पेंशन बेनिफिट में सुधार की पेशकश की गई है, तो ये एक अहम कदम है। और कहा गया है
कि दरअसल आप अपनी जीवन साथी को भी इसका हक दे सकते हैं। और ये भी जानकारी सामने आई है कि एनपीएस के तहत जो पेंशन बेनिफिट में सुधार की पेशकश की गई है। दरअसल एक प्रस्ताव आया है जिसमें ये कहा गया है कि बेसिक सैलरी जिसकी हो उस पर 50% पेंशन का प्रस्ताव है। अब देखना होगा कि आखिरकार इसको लेकर के क्या फैसला होता है, लेकिन ये खबर अखबारों में छाई हुई है और इसको भी लगातार जो तमाम अखबार हैं उन्होंने जगह दी है कि किस तरीके से एक अहम प्रस्ताव की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि अमूमन हम पेंशन में देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप पेंशन निकलवाते हैं, अगर वो आपके साथ वो व्यक्ति नहीं है जिनके नाम पर पेंशन थी, तो काफ़ी ज़्यादा कभी कठिनाई भी होती है। लेकिन नियम को काफ़ी सरल भी बना दिया गया है और अब कहा गया है कि उसका जो परसेंटेज है उसमें जो आपका पार्टनर है उसको 60% तक आप दे सकते हैं। ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा पेंशन बेनिफिट में किस तरीके से सुधार हो इसको लेकर के प्रस्ताव है, जिसमें सबसे मुख्यतः ये भी है कि जो बेसिक सैलरी है उसमें 50% कम से कम पेंशन के लिए प्रस्तावित हो। ये बात भी कही गई है। अब देखना होगा कि इसके अनुरूप क्या फैसला लिया जाता है। और अब चलिए कुछ और खबरें आपको बताएंगे। आपसे जुड़ी हुई सभी जीवन बीमा पॉलिसी में देनी होगी कर्ज की सुविधा। दरअसल बीमा कंपनियों को अब सभी जीवन बीमा बचत उत्पादों में पॉलिसी लोन की सुविधा देनी होगी। इससे पॉलिसी धारक उनकी ज़रूरतों को वो पूरा कर सकेंगे। भारतीय बीमा के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि अब इसको आंशिक निकासी को मंजूरी दे दी गई है। इससे पॉलिसी धारक उच्च शिक्षा या जब उनको ज़रूरत है, बच्चों की शादी है, शिक्षा है, पढ़ाना लिखाना है, इसमें डॉक्टर को या फिर कोई गंभीर बीमारी में उसको ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। पॉलिसी ने के नियमों और शर्तों में समीक्षा करने वाले नियमों को फ्री लुक की अवधि में 15 से बढ़ाकर 30 दिन भी कर दिया है। कुछ और खबरें आपको बताएंगे। लड़का लड़की अनुपात में भारत अब पिछड़ रहा है। विश्व के 146 देशों की लिस्ट में पाक सबसे नीचे है। भारत में शिक्षा बेहतर हुई है। लैंगिक समानता सूचकांक में भारत 2 पायदान नीचे आ गया है। एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। दरअसल 2 पायदान नीचे खिसककर अब भारत 129वें स्थान पर पहुंच गया है। सूची में आइसलैंड ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा हुआ है। बुधवार को जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के भीतर भारत लैंगिक अंतर सूचकांक में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान उसके बाद 5वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान इसमें सबसे नीचे है। 146 देशों की इस सूची में सूडान सबसे है, जबकि पाकिस्तान के 3 स्थान सबसे नीचे हैं, जो कि खिसककर 145 स्थान पर आ गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार महिला शिक्षा प्राप्ति और राजनीतिक सशक्तिकरण मापदंडों में भी लगातार गिरावट इसमें दर्ज की गई है। तो लैंगिक समानता पाने में 134 वर्ष लगेंगे। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है। तो लड़का लड़की अनुपात में भारत पिछड़ा है। विश्व के 146 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान सबसे नीचे है, लेकिन भारत की शिक्षा में थोड़ी सी बेहतरी आई है। देखिए, देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर कम करने के प्रयासों को झटका लगा है। विश्व आर्थिक मंच की ओर से बुधवार को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत पिछले साल से 2 पायदान नीचे फिसल गया है, और जिसका जिक्र अभी पलक भी कर रही थी। विश्व आर्थिक मंच की ओर से हर साल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है और इसमें 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास को मापा जाता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण, ये तमाम जो समानता है, लैंगिक समानता, इसमें विकास को मापा जाता है। और इसमें सबसे पहले 2006 में इसे लॉन्च किया गया था। समय के साथ लैंगिक असमानता कम करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक किया जाता है। देखिए, बीते 50 वर्षों में महिला पुरुष राष्ट्राध्यक्षों के साथ समानता के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताते चले। आज अरुणाचल प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह, पेमा खांडू लेंगे सीएम पद की शपथ। तो ये बड़ी जानकारी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह और पेमा खांडू आज। और ये तैयारियों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेमा खांडू जो कि अपने आप में ये अहम इसलिए है क्योंकि मौका देखिए कितना खास है। पेमा खांडू एक ऐसे चेहरे हैं जो कि साल 2016 से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है, और उनके नाम एक और रिकॉर्ड ये है कि अलग अलग दलों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद सत्ता के शिखर पर वो अरुणाचल प्रदेश में पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस में वो मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए थे साल 2016 में। उसके बाद पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को उन्होंने लीड किया। उसके बाद वो वहाँ पर उन्होंने सरकार चलाई। फिर भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया। फिर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए और अब बीजेपी
की सरकार जब यहाँ पर बनी है। 60 विधानसभा की सीटें जिससे भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटें यहाँ पर हासिल की थी चुनाव में, और इसी के बाद पेमा खांडू जो कि एक बार फिर से विधायक दल के नेता चुने गए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की है जब यहाँ पर जो पर्यवेक्षक चुन करके पहुंचे थे, तरुण चुग हो या फिर रविशंकर प्रसाद, जब विधायक दल का नेता पेमा खांडू को फिर से चुना गया तो यहाँ पर उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। आपको किरण रिजिजू भी यहाँ पर नजर आएंगे, वो भी दरअसल यहाँ पर पहुंचे थे और आज भव्य समारोह होने वाला है जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कहा यह जा रहा है कि अमित शाह पहुंचेंगे, इसके अलावा जेपी नड्डा पहुंचेंगे। अरुणाचल प्रदेश की जो राजनीति है वो बाकी राज्यों के कंपैरिजन में अलग है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक सीमावर्ती राज्य है जिसके बॉर्डर लगते हैं चीन से, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अगर वहाँ पर प्रचंड बहुमत मिलती है और वह सत्ता में शिखर तक वहाँ पर पहुँच रही है तो इसके कई सारे मायने हैं। लेकिन इन सब के बीच तैयारियां वहाँ पर इस वक्त जोरों से चल रही है और वो तस्वीरें भी भारत 24 आप तक पहुँचाएगा जब राज्यपाल की तरफ से पेमा खांडू को एक बार फिर से शपथ दिलाई जाएगी। और चलिए एक और खबर आ लेंगे इसी बीच। पाकिस्तान में 4 साल में बढ़े हैं 4 लाख गधे। भेड़ बकरियों की संख्या भी बढ़ी है। आर्थिक संकट से लेकर एक तरफ पाकिस्तान लगातार जूझ रहा है। पाकिस्तान में गधों की संख्या किस तरीके से बढ़ती है, ये खबर हमेशा से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनी रहती है कि एक तरफ पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं और दूसरी तरफ वहाँ पर जो गधे हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए किस तरीके से ये जो गधे हैं इन्हीं पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। भेड़ बकरियों की संख्या भी बढ़ेगी, गधों की संख्या में इजाफा होगा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। रंजना, देखिए पाकिस्तान में 4 साल में बढ़े हैं 4 लाख गधे और इस रिपोर्ट का जिक्र अखबारों में भी है। दरअसल 4 साल की अवधि में 4 लाख आंकड़ा बढ़ा है। आर्थिक संकट से जूझ रहा देश और पशुधन पर निर्भर है। दरअसल आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अन्य पशुओं की तुलना में गधों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में इसका खुलासा किया है। गधों की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ हर साल 1 लाख से अधिक वृद्धि हो रही है और भेड़ बकरियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और पाक के ग्रामीण क्षेत्रों में 80 लाख से अधिक परिवार पशुधन उत्पादन में गहराई में लीन। यानी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब गधों के भरोसे। आगे बढ़ते हैं, बात गर्मी की करेंगे। गर्मी में विदेश जाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। थाईलैंड की बुकिंग में 80% लोग हैं, जबकि आपको बता दें कि 18 से 40 साल के लोग इस उम्र के बताए जा रहे हैं। गर्मी में ट्रैवल बुकिंग में 33% की बढ़ोतरी हुई है। वीज़ा फ्री देशों के लिए ट्रैवल बुकिंग में बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए जो लोग हैं वो विदेश जा रहे हैं गर्मी में, और ख़ासतौर पर थाईलैंड जाने वालों में 80% लोग 18 से 40 साल के बताए जा रहे हैं जो गर्मी में जाते हैं वहाँ पर इंजॉय करने के लिए। और इसके अलावा भी कई ऐसे देश हैं जिनकी यात्रा करते हैं हिंदुस्तानी, यानी कि गर्मी आए और सबकी छुट्टियाँ शुरू। बिल्कुल, और ऐसे में उन तमाम टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इससे पहली चॉइस तो वही है जहाँ पर वीज़ा फ्री है। वैसे देशों के लिए बुकिंग में इजाफा हुआ है। जो देश ऐसे हैं जहाँ पर जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी से कम है, वहाँ पर वो स्लो है, तो इसको लेकर के भी लोग के तरजीह दे रहे हैं ऐसे कंट्रीज़ को भी। आगे बढ़ेंगे, बंगाल से एक बड़ी खबर है दक्षिणी 24 परगना से। ये बड़ी खबर जहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई है। दक्षिणी 24 परगना में ये बड़ी जानकारी, पीट कर टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई है। जांच में जुटी पुलिस इस वक्त पूरे मामले में पुलिस वहां पर तहकीकात कर रही है, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या की गई है। हालांकि बंगाल से ऐसी खबरें बहुत अब कॉमन हो चुकी हैं, सामान्य हो चुकी हैं, जहां पर हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर हमले किए जाते हैं, कैसे यहाँ पर हत्या होती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ रहा है। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर दक्षिण 24 परगना से, जहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है। लोगों में गुस्सा है। आपको ये बताते चले कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जिनको पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। क्या ये कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी या फिर कोई आपसी कलेश का मामला? इसको लेकर के पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी जाएगी वो देखना अहम होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज इटली के दौरे पर जाएंगे। G7 समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोर्गो एग्नाजिया के रिजॉर्ट में होगी G7 समिट, वहां पर शामिल होंगे। इटली की पीएम से भी इस दौरान द्विपक्षीय मुलाकात का कार्यक्रम है। जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला विदेश दौरा है, पहली विदेश यात्रा। इस दौरान इटली वो पहुंच रहे हैं और ऐसे में G7 समिट में शामिल होंगे। इटली की पीएम से द्विपक्षीय वार्ता होगी। G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी
इटली जा रही है। और देखिए पलक, क्योंकि G20 में जो तस्वीरें थी वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो उस वक्त जॉर्जिया मेलोनी की प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी उन्होंने ली थी प्रिया, और उसकी चर्चा भी हमने की थी। लेकिन अब पीएम बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है, तो जाहिर सी बात है कौन से फैसले लिए जाते हैं और किस तरीके से जो डिप्लोमेसी होती है उस पर बात की जाती है, देखना होगा। बिल्कुल, इससे पहले सीओपी समिट के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हो चुकी है। उससे पहले बीते साल G20 के दौरान बायलैटरल टॉक्स भी हुए थे। रायसीना डायलॉग में खुद इटली के प्राइम मिनिस्टर मौजूद थी, और अब वहां पर G7 समिट हो रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद ये होगी बायलैटरल टॉक्स। तो तीसरे कार्यकाल का पहला दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में शामिल होने के लिए इटली जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी